बस मुझे चुना। मुझे संकोच भी है कि बड़े अनुभवी गुरुओं के सामने मैं बोल रहा हूँ, और मुझे इसका भी संकोच है कि मैं आपको ऐसी क्या चीज़ दे सकता हूँ, किस चीज़ का दावा कर सकता हूँ जिससे कि आज जिस पद पर मुझे जी ने रखा है उसके साथ न्याय हो सके। तो मैंने यह सोचा कि जो गुरुओं ज्ञानियों से मैंने सीखा है या जिन बातों को मैंने महत्वपूर्ण सीखा है, पाया है, इस अवसर पर आपके साथ उसका एक साझा करूं। आज आप एक ड्योढ़ी पर खड़े, देहरी पर खड़े, चौखट पर खड़े। आज से पहले जब तक आप यहाँ विद्याध्ययन कर रहे थे तब तक इस पार की दुनिया एक तरह से सुरक्षित दुनिया थी, उसमें उत्तर आपके जाने हुए। और आज जिस देहरी पर आप खड़े हैं वो एक से दो दुनिया के बीच में। या इस समावर्तन के बाद, यहाँ शिक्षा पूरी करने के बाद आप जो देहरी के उस पार जाएंगे वह दुनिया एक तरह से आरक्षित दुनिया है, जहाँ पर आपको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। एक अर्थ में कहें तो इस पार की दुनिया अभी तक इस महाविद्यालय में आपके रहते हुए की दुनिया, जाने हुए उत्तरों की दुनिया थी, और इस देहरी के पार जब आप जाएंगे तो वह अज्ञात प्रश्नों और निरूपित प्रश्नों की दुनिया होगी। ऐसे प्रश्न जिनको सुस्पष्ट रूप से आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी एक देहरी पर खड़े हैं, अज्ञात जीवन की देहरी पर आप आज खड़े हैं। इस अवसर पर मैं आपके सामने सिर्फ कुछ अनुभवों का साझा करना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव से सीखे। मैं चाहता हूँ कि कुछ वह आपके साथ साझा करूँ। आज वास्तविकता है, आप ही जानते हैं और गुरुजन तो जानते ही हैं कि आज शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाएं ज्ञानोपार्जन का स्थान नहीं रह गई, बल्कि शायद ज्ञानोपार्जन के लिए कोई आता भी नहीं आम शिक्षा संस्थाओं में। बावजूद इसके कि जो आते हैं उसमें अनेक, जैसे कि आप में भी होंगे, वो वास्तविक ज्ञानार्जन भी चाहते हैं। आज का जीवन जटिल हो गया है, आज के विद्यार्थी का जीवन भी जटिलतर हो गया है। ऐसी स्थिति में आप एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, नई समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो प्रश्न उठता है कि इसमें जो आपको पूंजी मिली है, इस शिक्षा के दौरान जो आपको पाथेय मिला है, जो हुनर मिला है, आप पाएंगे इस देहरी के पार जीवन क्षेत्र में तो आपको वह पूंजी नाकाफी मालूम होगी, वह पाथेय पर्याप्त नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में आप महसूस करेंगे, जो हम पहले से महसूस करते हैं, कि इस शिक्षा में काफ़ी त्रुटियां। आज उसका अवसर नहीं है, शिक्षा पूरी आपकी हो चुकी, जैसी भी हो सकती थी वो हो चुकी, जो बल और पूंजी आपको मिली थी वह मिल चुकी। इस त्रुटियों में एक बात कही जाती है कि यह शिक्षा व्यवहारिक नहीं है। लेकिन फिर व्यवहारिक क्या होता है? जिस तरह से लोग आम जीवन में व्यवहारिकता कहते हैं, क्या वास्तव में शिक्षा को वैसा व्यवहारिक होना चाहिए? क्या वास्तव में हम निसंकोच ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा वही होनी चाहिए जिसको आम लोग व्यवहारिक कहते हैं? मैं इस तरह के प्रश्नों से आपका एक तरह से सामना कराना चाहता हूँ, और मुख्यतः उस मुख्य प्रश्न पर आना चाहता हूँ जो विशेषता मैं एक तरह से अध्ययन के शब्दों में कहूँ तो एक भेंट और अपनी शुभकामनाओं के साथ और हमारी ज्ञान परंपरा के गुरुओं की शुभकामनाओं के साथ आपको देना चाहिए। तो वह क्या चीज है जो जीवन को अर्थवान बनाती है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वर्थ वाइल बनाती है? जीवन की गुणवत्ता किस चीज में है?
यह प्रश्न मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। अच्छा जीवन तो सभी जीना चाहते, मगर अच्छा जीवन क्या है? क्या अच्छा जीवन शानदार कपड़े, शानदार जूते, एक विदेशी कार, मोबाइल, अच्छा मकान, प्रसिद्धि, क्या ये अच्छा जीवन है? क्या यही अच्छा जीवन है, या इससे भिन्न भी कोई चीज है? आज के बाद जो आपके सामने संभावनाएं खुली हैं, आप आगे बढ़ने पर कोई व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे, कोई सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, कोई अधिकारी बनेंगे, कोई कुछ और क्रियाकलाप करेंगे, आप पाएंगे कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में समय समय पर ऐसे अवसर आएंगे कि आपकी प्रसिद्धि, आपकी संपत्ति, आपकी उपलब्धियां, आपका नाम, यह सब एक ओर रह जाएंगे और आपको इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यह प्रश्न आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यह प्रश्न आपको इस बीच में निश्चित रूप से आपके सामने आएंगे और इसमें आपका ओहदा, आपकी पोजीशन, आपकी अर्निंग या कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं जानता हूं यह स्थायी प्रश्न है, गुरुजनों ने भी कहा, हमारे शास्त्रों ने भी कहा, मैं उन शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम ठोस धरातल इसी जीवन की बात कर रहा हूं कि वह कौन से मूल्य हैं जो हमारे जीवन को गुणवत्तापूर्ण, अर्थवत्तापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण बनाते हैं। स्वतंत्रता सबसे बड़ा मानव मूल्य है। आप अपने जीवन में भी इसको महसूस कर सकते हैं, इतिहास पढ़ करके भी महसूस कर सकते हैं, साहित्य पढ़ करके भी जानते हैं। यह स्वतंत्रता मानव का सर्वोपरि मूल्य है। इस स्वतंत्रता को अर्जित करने के लिए सदियों से दुनिया के कोने कोने में मनुष्यों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, इसलिए बड़ी मूल्यवान चीज, सबसे मूल्यवान चीज। लेकिन जब आज इस देहरी के पार आप जाएंगे तो आप यह पाएंगे, या अभी भी आप पाते होंगे, कि कुछ खास तरह की उपलब्धियों के लिए, कुछ खास तरह की चीज़ों के लिए इस स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाता है, बेच दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। सस्ती सफलता पाने के लिए लोग क्षुद्र समझौते करते हैं। लेकिन मैं आपको गुरुओं की कही बात आपको ध्यान रखने के लिए कहता हूँ, उस पर विचार करने के लिए कहता हूँ कि सस्ती सफलता सस्ता जीवन ही दे सकते हैं। वह आपको उपलब्धिपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण जीवन नहीं दे सकते। और यह अगर आप आँख खोल करके समाज में जीना चाहिए तो आप इस बात को स्वयं महसूस करेंगे कि सस्ती सफलता सस्ता जीवन ही दे सकती है। और यह हमारा, आपका और हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो सस्ता जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी उपलब्धियों, बड़ी बड़ी भौतिक प्राप्तियों पे कीमत पर उसको छोड़ करके भी एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। और ऐसे लोग आपको हर स्तर पर मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जो बहुत शिक्षित हैं, बहुत बड़े पदों पर हैं, उनसे आपको यह चीज़ मिले, बल्कि ज़्यादा संभावना यही है कि जो साधारण छोटे स्तर पर जिसको कहा जाता है, उसमें आपको ऐसे लोग मिले जो अपने कुछ बुनियादी मूल्यों के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते। मैं आपको इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके मार्गदर्शक, शिक्षक हो सकते हैं तो ऐसे लोग ही हो सकते हैं। उन्हीं से आपको वह जीवन की मूल्यवत्ता मिलेगी। मैं तो
शिक्षकों के, 2 बड़े शिक्षकों के, ज्ञानियों के 2 उदाहरण, 2 प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। एक तो उन्हीं का है, अज्ञेय का, वात्स्यायन जी जिनको कहते थे। उन्होंने लिखा है अपना संस्मरण, 50-60 पहले की बात होगी। वो एक पहाड़ों में घूम रहे थे और वहाँ एक किसी झोपड़े में वो गए जहाँ पर एक बुढ़िया थी। वो ग्रंथिवात रोग से पीड़ित थी। उसको हिलने डुलने में भी उसको बहुत कष्ट होता था, लेकिन वह काम कर रही थी और निरंतर काम कर रही थी। आगे लिखते हैं कि मैंने उससे एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा, माई क्या बहुत तकलीफ है? बुढ़िया ने कहा, बेटा दर्द तो बहुत रहता है, लेकिन तकलीफ वह तो मन की चीज है, जितना मानो उतना होती है। अब ये लिखते हैं कि मैं उसे एकटक देखता रह गया और फिर मन ही में प्रणाम करते हुए चला गया। ये एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग प्रोफेसर कपिल कपूर जी का है। वो यहाँ आ चुके हैं किसी कार्यक्रम में, उन्होंने सुनाया। वो भी बहुत पुरानी बात है, जब वो मोटरसाइकिल से देश भर में घुमा करते थे पहाड़ों पर। आज तो उनकी अवस्था 82-83 वर्ष की बात है, 83 की है। वो जब जवान थे, उन्होंने कहा कि मैं केदारनाथ जा रहा था मोटरसाइकिल से, उनके साथ कोई और व्यक्ति थे। उस जमाने में वो सिगरेट पीते थे और वो सिगरेट भी एक होती थी विल्स नेवी कट, गुलाबी रंग की। उसका वर्णन करते हैं, आम सिगरेट अगर 5-6 पैसे की होती थी तो वो 10 पैसे की होती थी, पूरा डब्बा 1 रुपए का आता था। तो उनकी सिगरेट खत्म हो गई दोनों साथियों की, और वो पहाड़ पर चल रहे थे। तो उनको कहीं पर एक चाय की दुकान मिली, झोपड़ी वाली, बिल्कुल टूटी फूटी सी। और वहाँ पर संयोग से उनको ठीक वही विल्स नेवी कट मिली जो इनकी प्रिय सिगरेट थी। बड़े खुश हुए, उन्होंने जितने 3-4 डब्बे थे उन्होंने खरीद लिए। तो पूछा कितना पैसे हो? उनको लगा कि जो दिल्ली में 1 रुपए मिलती है तो उसमें तो भी उसकी कीमत नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अनुमान किया कि जब दिल्ली में 1 रुपये मिलती है तो यहाँ पहाड़ों पर इतने संकट उन जगह में जहाँ मिलों तक कुछ नहीं है, तो यहाँ इसकी कीमत जरूर होगी। तो उन्होंने कीमत पूछी दुकानदार ने, साधारण दुकानदार ने, उसको वही मूल्य बताया तो उस पर अंकित। तो प्रोफेसर कपूर साहब ने अपनी तरफ से ऑफर किया, अरे भाई आप और ले लो, ये तो बड़ी दुर्लभ है, आप तो इतनी दूर के बाद लाए हो। तो साहब कहते हैं, उसने हाथ जोड़ लिए कि नहीं बाबूजी, इतने में गुजारा हो जाए। ये 2 उदाहरण 2 बड़े शिक्षकों के मैंने आपको दिए। प्रश्न उठता है कि वह कौन सी आंतरिक शक्ति थी, वो कौन सी अभ्यंतर चेतना थी, किस बात का उनको बोध था, उन्होंने यह शक्ति कहाँ से पाई? जहां से भी पाए वह उन्हीं के अंदर थी, वह उन्हीं के अंदर कोई चीज थी जिससे उन्होंने एक जीवन मूल्य से समझौता करना मंजूर नहीं किया। मैं आज आपको उसी आभ्यंतरिक शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ। वह शक्ति हम सब में, हमें इसकी चेतना रहनी चाहिए कि हम उसका ध्यान रखें। तो स्वामी विवेकानंद ने और हमारे उपनिषद से लेकर आज तक हमारे महान ज्ञानियों ने, हमारी महान ज्ञान परंपरा ने इसका ध्यान दिलाया है कि वह सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। मैंने प्रदीप जी को एक भेजा था विवेकानंद के उपदेशों का या उनके निचोड़ का, तो संभवतः आपको मिला होगा। सारी शक्ति आपके अंदर है, आपको सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। मैं आपको उस शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वही वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है।
आज के बाद आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आप यह पाएंगे कि जो भी आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, आपने जो श्रम किया, हो सकता है उसका आपको उचित मूल्य प्राप्त ना हो, आपको जितना मिलना चाहिए था उतना आपको न मिले। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, उससे आपको अधिक मिले। यह सब हो सकता है, और यह सब आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है, बहुत सारे संयोग दुर्योग पर निर्भर करता है। ऐसे अवसरों पर अपने स्वाभिमान पर, अपने मूल्य पर, अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ रहना, यही वह चीज है जो आपके आंतरिक मूल्य को, आपके व्यक्तित्व को बनाती है, बढ़ाती है, जगाती है। और इससे कोई संबंध नहीं है कि आगे आने वाले समय में आप कोई उच्चाधिकारी बनते हैं या किसी सामान्य पद पर रहते हैं, किस तरह का काम करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह मानव जीवन आपको विवेकानंद वाली जो मैंने दी है उसमें आपको मिलेगा। यह मानव जीवन एक पाव है। आपको इसमें अपने आप को संभाल करके चलना हो, ताकि आपकी क्षमता, आपकी चेतना, आपका आत्माभिमान आपके हाथ में। और कभी भी आपको उन शुभ चीजों के लिए समझौता करने का लालच, लोभ या दुर्बलता आप में ना आए। इस तरह की शक्ति आप अपने आप में बनाए रख सके, यह मेरी शुभकामना है। क्योंकि जैसा हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि शिक्षा आज के, विशेष करके आज के युग में जो शिक्षा आपको अभी तक मिली है, एक तरह से ये शिक्षा पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये शिक्षा आपकी अपनी शिक्षा, आत्म शिक्षा शुरू होने का एक तरह से प्रमाण पत्र है कि आप इस योग्य हैं कि अब अपनी शिक्षा स्वाधीन होकर के चला सकते। अभी तक आपकी शिक्षा परतंत्र, पराधीन है। आपको दिए गए सिलेबस, दिए गए पाठ, दिए गए समय में बहुत सी चीजें करनी होती। आज के बाद जो आपकी आजन्म शिक्षा होगी, वह स्वाधीन शिक्षा होगी, वो आपके अपने हाथ में। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको, आप में से जिनको रुचि हो, मैं ये नहीं कहता कि जिनकी रुचि ना हो उनको भी इसमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि साहित्य का अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, महान पुस्तकों का अध्ययन, ये सबको नहीं रुचता, लेकिन जिनको रुचता हो, जिनको इसमें आनंद आता हो, उनको उनके साथ रखना चाहिए। वह दिनों दिन आपकी शक्ति बढ़ाती चलेगी, आपको कठिन परीक्षाओं से उत्तीर्ण कराती चलेगी, और किसी भी असफलता में आपको हताश, निराश और परास्त होने नहीं देगी। क्योंकि यह जो दैनंदिन की सफलताएं हैं और जो सुख दुख हैं, ये क्षण भंगुर है। जिस चीज की आप वर्षों प्रयत्न करके कोशिश करते हैं कि ये हमें उपलब्ध हो जाए, कोई पद, कोई मकान, कोई जमीन, कोई खास रकम, कोई खास विदेश यात्रा, आप पाएंगे कि उसकी उपलब्धि होते ही वह कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको संतुष्ट करती है, तो दूसरी कामना पैदा हो। इसलिए उसको अपने से नीचे रखें। किसी भी चीज को, अपने व्यक्तित्व, अपनी आत्मा, अपनी चेतना से ऊपर न हो। कोई आपके ऊपर कोई उपलब्धि, कोई लक्ष्य, कोई भौतिक प्रलोभन को ऊपर न रहे। आप जीवन के ऊपर एक सुपीरियरिटी लेकर चलें, जीवन को अपने अधीन रखें, अपने शरीर को, अपने संबंधों को, अपने क्रियाकलाप को सचेत होकर देखें। तो मैं आपको यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस देहरी के पार जो आपकी यात्रा होगी, उसमें मैं, हमारे जैसे और लोग, आपके अपने संबंधों के क्षेत्र में जो आपके गुरुजन हैं, ज्ञानी हैं, या जो आपसे सद्भावना रखते हैं, जो आपसे प्रेम रखते हैं, वह सब आपके सहयोगी होंगे। लेकिन
यह यात्रा आपको एक अर्थ में अकेले करनी होगी। उस अर्थ में आज से आपकी एक अकेली यात्रा, जीवन यात्रा भी शुरू होगी। लेकिन यह यात्रा आप स्वतंत्रता पूर्वक करें, निर्भय होकर करें, स्वतंत्रता के लिए करें, यही मेरी आपको शुभकामना है। जैसा विवेकानंद ने कहा था, हमारे हाथ मुक्त हो, हमारा हृदय मुक्त हो, हमारी बुद्धि मुक्त हो, इससे बड़ी शिक्षा ना हम किसी को दे सकते हैं, ना आपको कोई दे सकता है। यही सबसे बड़ी शिक्षा, मुक्ति, स्वतंत्रता। कहीं पर आपके मन में कोई क्लेश, कोई भार न रहे, आप निर्भीक रहें, आप प्रसन्न रहें, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के बाद आपकी यात्रा सुखद हो, स्वस्तिकर हो, शांतिपूर्ण हो, और इस यात्रा में सरस्वती, माँ सरस्वती सदा आपके साथ रहें। वो वाक जो तेजोमयी भी है और कल्याणी भी है। आपका जीवन दूसरों के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कल्याणकारी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको अपनी शुभेच्छा, अपनी सद्भावना देता हूं। सुभाष थे पंथागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी से सादर आग्रह है कि इस पावन अवसर पर हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणास्पद मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मंच पर बैठे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय गोरखपुर व महाप्रताप एजुकेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि प्रोफेसर शंकर सरान जी, प्रतिष्ठित लेखक विचारक डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, प्राचार्य महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज नगरभूषण, मनीष त्रिपाठी जी, शोधार्थी IIT BHU, श्री विपिन कुमार यादव जी, श्रीमती सुप्रिया सिंह जी, सामने बैठे आचार्यगण, छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को 15वें समापन संस्कार समारोह पर बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। समावर्तन संस्कार हमारी परंपरा का 12वां संस्कार है। प्राचीन काल के में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब विद्यार्थी की गुरुकुल से विदाई की जाती थी तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई दी जाती थी। इसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार जैसे ही है। समावर्तन संस्कार जिसमें आचार्य विद्यार्थियों को उपदेश देकर आगे जीवन के बारे में संस्कारित करता है, उनके दायित्व के बारे में बताता है और सफलतापूर्वक जीने की शुभकामनाएं करता है। किंतु यह शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा के लिए प्रस्थान है। अपनी बड़ी भूमिका को समझने का अवसर है, क्योंकि भारतीय परंपरा में शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, वह दीपक की तरह निरंतर जलती रहती है। इसके लिए हमारे ज्ञान ज्योति का अर्थ निरंतर जलकर प्रकाश देना, देश दुनिया को रोशनी दिखाना। इसीलिए हमारी परंपरा में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है।
और विद्या वही है जो मुक्त है तमाम रूढ़ियों से, सीमाओं से। हम जानते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, वो हमारे आध्यात्मिक विकास करती है। इसीलिए यह माना जाता है कि जो मुक्ति के योग बनाए वही विद्या है। हमारे भीतर परिवर्तन लाती है। आंतरिक स्तर पर और बाहरी दोनों ही स्तर पर ऐसी शिक्षा समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए उपयोगी है और सार्थक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मनुष्य के चरित्र, जीवन के निर्माण में सहयोगी हो, जिसके लिए वह केवल बाहरी जानकारियों को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य के जीवन और चरित्र का निर्माण करती है। कहा करते थे, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मनुष्य के भीतर भारतीय सभ्यता, संस्कृति के प्रति मूल्य बोध पैदा कर सके, हमारे भीतर धर्म भाव का पैदा कर सके। शिक्षा समाज को भीतर और बाहर जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाधीनता आंदोलन के समय युवा पीढ़ी के भीतर नैतिक बौद्ध और राष्ट्रीय सोच विकसित करने के लिए नाथ पंथ के युवा सन्यासी युग पुरुष महंत विनय नाथ जी महाराज द्वारा पूर्वांचल में शताब्दी चेतना विकसित करने के लिए 1972 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। हम सब जानते हैं महंत विजयनाथ स्वाधीनता आंदोलन के महानायक थे। समाज सुधार व संस्कार निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वे मानते थे कि भारतवासियों में देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए। उन्होंने हमेशा माना मनुष्य के निर्माण के जीवन का केंद्र हमारी संस्कृति है। हम सब जानते हैं कि धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से पूर्वांचल को एक शिक्षा संस्कार और ज्ञान साधना की नई दृष्टि दी। महंत विजयनाथ जी की शिक्षा भारतीय दृष्टि और महंत अवैधनाथ जी के सामाजिक समरसता के माध्यम से आगे बढ़ाया और वर्तमान में बुधादेश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को शिक्षा चिकित्सा सेवा आत्मभाव से छोड़कर शिक्षा का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्वरूप हमारी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषाओं पर ध्यान दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय लोक संस्कृति को उचित महत्व दिया गया है। हमारी कोशिश है समस्त शिक्षण संस्थान अपने समाज में, अपने क्षेत्र में अक्षर की जमीनी सच्चाइयों को पहचानते हुए अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें, अपनी शिक्षा नीति में विशेष स्थान दें। मैं कहना चाहता हूँ इस कड़ी में महाराणा प्रताप महाविद्यालय तक आगे बढ़ रहा है और मुझे पता है इस संस्थान का जो उद्देश्य है वो पवित्र है और कुछ उद्देश्य जो मैं जानता हूँ महाराणा प्रताप कुशल निवेदन दे रहा है, उनमें से राष्ट्रवादी युवा के निर्माण, युवा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश के महापुरुषों और प्रतीकों के प्रति गौरव का भाव विकसित करना, स्वच्छ भारत के लिए युवा शक्ति का निर्माण करना, स्वच्छ भारत के लिए अनुशासित चेतना का विकास करना, सामाजिक संरचना को जीवन पद्धति का हिस्सा बनाना, छात्रों के अंदर स्नातक दृष्टि पैदा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, समाज के समर्पित पीढ़ियों का निर्माण करना, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति
को भाव उठाना। मैं बताना चाहता हूँ, जब से मैंने विश्वविद्यालय कुलपति का दायित्व संभाला, मेरी कोशिश रहती है इन मूल्यों का पालन किया जाए, विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने हमारे मुख्य अतिथि से सुना कि मानवीय मूल्य कितने आवश्यक हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में मानवीय मूल्यों के लिए विशेष स्थान दिया गया है। उस विशेष स्थान को अपनाते हुए विश्वविद्यालय ने 2 क्रेडिट का नाथ पद पे एक कोर्स माइनर इलेक्टिव में सभी विद्यार्थियों को ऑफर किया है। इससे पहले राष्ट्र गौरव पे एक जो कंपल्सरी कोर्स है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, वो पहले चलता था। उसको हम लोगों ने सेमेस्टर वाइज 2 क्रेडिट का करके एक कंपल्सरी कोर्स ऑफर किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे 2 क्रेडिट का कोर्स, जो कि हमारा विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है, तो हमारा पहला विश्वविद्यालय है जिसने 2 क्रेडिट का कोर्स बनाया है और इसको कंपल्सरी कोर्स किया है। जो भी अंडर ग्रेजुएशन करेगा तो वो इस कोर्स को पढ़ेगा, उसमें पास होगा। ये सब तरीके हैं कैसे मानवीय मूल्यों को कैसे अपने विद्यार्थियों में डाला जाए, कैसे अपने कोर्स करिकुलम में डाला जाए। कोर्स करिकुलम बनाना, संस्थान बनाना, सेंटर्स बनाना, यही विश्वविद्यालय का काम है। उसमें वो वातावरण पैदा करना कि ये विश्वविद्यालय में हो रहा है जिससे बच्चे सीखें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमने गोरक्षनाथ पीठ एक प्रोफेसर की चेयर हमारे में स्थापित है, और उस चेयर को कैसे हम लोग एक एजुकेशन का माध्यम रखते हुए और जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों को, शिक्षकों को एक मैसेज दे सके, कोई क्लासिकल मॉडल बनाने की कोशिश विश्वविद्यालय कर रहा है। उस चेयर के अंतर्गत हम लोग कई सेंटर्स उसमें बनाने जा रहे हैं। उसमें एक सेंटर रहेगा फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर एंड वैदिक साइंस का सेंटर रहेगा, जो कि अभी नहीं था। उसके बाद एक सेंटर उसमें नाथ पंथ और योगा का सेंटर रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहेगा। इसी तरह से एक लैंग्वेज है, आप लोग शायद पता है कि हम लोगों ने एक एनसाइक्लोपीडिया नाथ पंथ पे बनाया है, तो अभी 2 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया है। हम उसको 7 भाषाओं में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। उसमें कार्य प्रगति पे है, लेकिन दिक्कत ट्रांसलेशन की आती है, अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं मिलती है। हमने लैंग्वेज और एक ट्रांसलेशन सेल का बीच में स्थापना की है। जो लिटरेचर है नाथ पंथ का, नेशनल इंटरनेशनल लिटरेचर है, इंडियन सेंट लिटरेचर है, उसमें क्या है, उसके एक सेंटर की भी स्थापना हम लोगों ने इस चेयर के अंतर्गत की है। एक हम लोगों ने ज्योग्राफिकल मैपिंग, जो मठ मंदिर ये ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, हम लोगों ने इसका एक ज्योग्राफिकल मैप एक ऐप के आधार पे बनाया है। बहुत समय ये देखा गया है कि ये मठ और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग फैले हुए हैं मंदिर, लेकिन वो गूगल के उसमें नहीं लोकेट हो पाते। हमने उसको गूगल के मैप में डाला है और एक ऐप बना के सारे इसको हम लोग एक रिलीज करने जा रहे हैं। तो इसका भी एक सर ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे इसको मॉडर्न तरीके से किया जा सकता है, इस सर की भी एक स्थापना हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के माध्यम से की जा रही है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ नाथ पंथ कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक इससे जुड़ना चाहता है, जुड़े। हम लोगों ने एक विजिटिंग प्रोफेसर की 3 महीने का एक फेलोशिप निकाली है। ये फेलोशिप नाथ पंथ के इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई किया है। एक
यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में अमेरिका में किया है, एक साउथ अफ्रीका में किया है, एक नेपाल में किया है, एक रशिया में किया है, स्पेन में किया है। तो उन सेंटर से मिलके हम लोग ये फेलोशिप ऑफर करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। उसके बाद वो लोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलके एक चेयर की उस प्रदेश में स्थापना करेंगे और वो प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं, जो उम्मीद है कि उसमें हमें फंडिंग मिलेगी और साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलेगी। ये तरीके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये तरीके हैं और हम उस पर अग्रसर हैं। ये सेल भी हमने एक इसमें गोरखनाथ पीठ पे हमने स्थापित किया है। नाथ पंथ लाइब्रेरी एंड म्यूजियम भी बनाने की मंशा है वहाँ पे, इसलिए हम लोग कार्य करेंगे। और एक गोरखनाथ अवार्ड सेल है उसमें, जो बहुत सारे गोरखनाथ जी को हम लोग जो अवार्ड दे रहे हैं, फेलोशिप दे रहे हैं, तो ये इस सेल से चयनित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा गंभीरनाथ चेयर जो यूजीसी की तरफ से हमें मिली है, वो हम लोग प्रसारित करने जा रहे हैं। एक प्रोफेसर की चेयर है, उसके साथ साथ कुछ और पोजीशंस मिली हैं, इसको भी हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करके भरने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी में कोर्स करिकुलम को बनाया, रिवाइज किया। बहुत सारे इसके पहलू हैं। इससे सरकार से स्टार्ट हुआ, नए कोर्सेस में नए आयाम, जैसे क्रेडिट आवर को कैसे इंट्रोड्यूस करना, माइनर को कैसे इंट्रोड्यूस करना, मेजर क्या कोर्सेज हो सकते हैं, माइनर कोर्सेज क्या हो सकते हैं, कितने क्रेडिट होना चाहिए, मैक्सिमम क्रेडिट कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। इसकी पहल तो सरकार ने की, लेकिन ये व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय में बनाई जाती हैं। स्टूडेंट और जो टीचर का जो आपका एक नेटवर्क है, उसके आधार पर बनाई जाती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोग का पहला विश्वविद्यालय जो फर्स्ट सेमेस्टर का सीबीएस सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि केवल जो गवर्नमेंट ने गाइडेंस दिया है, लेकिन इसको बनाया हमने, इसको देखा है। ये फ्रेमवर्क राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिट होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं माइनर मेजर। आजकल का बच्चा क्या लेता है कि फाइनेंस पढ़ता है और सेकेंड उसको जो माइनर लेता है जर्नलिज्म लेता है। इस तरह की कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया जाए, कोर्सेज को कैसे बनाया जाए, ये बड़ी अनोखी पहल हम लोगों ने किया है। लगभग 3,500 पेजेस का 8 वॉल्यूम में ये सिलेबस हम लोग करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मार्गदर्शन रोल मॉडल हमारे कॉलेजों को तो नहीं और विश्वविद्यालयों को बना है। मैं बार बार इस बात को जोड़ देता हूँ कि ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी क्या होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो मार्केट से लिंक होना चाहिए। आप यहाँ से बाहर जाओ, मार्केट का मतलब ये नहीं है एक एजुकेशन मार्केट नहीं है। वो आपकी डिग्री को कौन कितना वैल्यू देता है, आपकी कौन सी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कोर्सेज जो आप करते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया 2 क्रेडिट का, बहुत दे आर जस्ट लाइक ए गोल्ड कॉइन इन योर कैरियर। तो ये व्यवस्थाएं कैसे चलती है, हमको चाहिए कि जितने से ज़्यादा कोर्सेज हों, जितने से ज़्यादा प्रोग्राम हों, अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में उसको रखें, जिससे कि विश्वविद्यालय के बच्चे उसको देख सकें, समझ सकें कि कौन सा कैरियर उनको चुनना चाहिए। कई बार खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जिसमें बहुत सारे 4-4, 5-5 लाख बच्चे होते हैं और कम हम लोग कम कोर्सेज करीब। मैं जब आया था
लगभग कुछ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आज हम लोगों ने करीब 140 कोर्सेज प्रोग्राम्स तक डेवलप किए। मैसेज ये होता है 140 प्रोग्राम 5 लाख स्टूडेंट देते हैं। BHU 2000 प्रोग्राम ऑफर करता है अपने 24-25 लाख स्टूडेंट के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी, लगभग 8000 प्रोग्राम अपने 25,000 बच्चों के। क्रिस्टन यूनिवर्सिटी 24,000 बच्चे हैं और 2000 प्रोग्राम ऑफर करती है, मतलब हर 2 बच्चे के लिए 1 प्रोग्राम। तो इस सोच को समझना चाहिए। हमारा हर बच्चा अंतरराष्ट्रीय मार्केट के लिए ट्रेंड हो रहा है। ये कोर्सेज जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्रिस्टन में वैल्यू होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैल्यू होना चाहिए, और इस आधार पर कोर्सेज की संरचना होनी चाहिए, बनाया जाना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमने सबने मिला के इसका लीड रोल लिया है और ये हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने जो नए कोर्सेज स्टार्ट किए, चर्चा होती है, कई बोलते फैसिलिटी नहीं है, कई बोलते नहीं। मैं जो भी ठीक और सरल और ईमानदारी से जो भी विद्यालय कोर्सेज चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तरीके यही है। हमने जो 67 कोर्स इंट्रोड्यूस किए, एवरेज फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू 5.5 करोड़ हुआ और आने वाले 4 सालों में ये बढ़ के 25 करोड़ होगा। तो इस तरह से भी प्लान करने पड़ेंगे कोर्सेज। ये कोर्सेज क्यों ले रहे हैं बच्चे? क्योंकि ये कोर्सेज मार्केट में जैसे जाइएगा जो आपको जॉब दिलाने में आसानी आएगी, इसलिए पैसे दे के भी ले रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के ट्रेंड वो हर विश्वविद्यालय और हर कॉलेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे नए हम लोग ने सेंटर खोले हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किए हैं। 8 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग को मिले हैं। उसमें चाहे फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस का हो, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हो, होटल मैनेजमेंट का हो, ICT सेल हो, फूड टेक्नोलॉजी एंड पैकेजिंग का हो, सेंटर ऑफ मास कम्युनिकेशन का हो, वैदिक स्टडी का हो। ये सारी चीज़ें नए सेंटर्स हम लोगों ने खोले हैं। तरीके यही है, नई चीज़ों के बारे में सोचना, जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनके बारे में चर्चा करना और उसको अपने पाठ्यक्रम में लाना, अपने विश्वविद्यालय में लाना, अपने विद्यालय में लाना। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी उद्देश्य है। हम लोग ने एक टेली डायग्नोस्टिक मॉडल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। ये जो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में दिया गया है, एक गोरखपुर में, एक बनारस में और एक त्रिपुरा में। इसमें 20,000 बच्चों का डेटाबेस तैयार करने की बात है, हेल्थ डेटाबेस। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का एक एम है कि सभी नागरिकों का एक हेल्थ डेटाबेस हो, वो उस पर क्लाउड पे अवेलेबल हो। तो ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इस पर विश्वविद्यालय और डिफेक्ट मिल के काम कर रहा है। तो ये इसकी चर्चा ये इसलिए कर रहे हैं कि इसी लाइन में आप हेल्थ में काम कर रहे हो, तो ये नेक्स्ट डायरेक्शन है। ये हेल्थ इतनी सोच है कि सबका हेल्थ का, कहीं आप जाइए, किसी डॉक्टर को जाइए, अपना जो हेल्थ का डेटा है आपके नेटवर्क में जाइए, पूरा आपका 10 साल का हिस्ट्री आ जाएगा। तो उसमें टेली मेडिसिन में आसानी होती है। तो ये इस पर भी किया हमने। एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल इलेक्शन स्टडी सेल बनाया। मैं आपको बताऊं, हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, हमारे हिस्ट्री के बच्चे इस पर काम किए और ये जो एक हार्वर्ड का लीडरशिप का स्कूल है उससे गाइड किए। हम लोग 4 कंस्टिट्यूएंसी में एकदम सही रिजल्ट किया। ये सब नई फील्ड है, इस पर काम करना चाहिए। इस पे जो बच्चों को जो पैकेज मिल रहा है, जो प्रशांत किशोर उस पर पैकेज मिल रहा है 32 लाख से 33 लाख का पैकेज इलेक्शन में काम करने का,
उसमें कैसे ट्रेनिंग दी जाए, इस पर एक परंपरा स्टार्ट की है। बहुत सारी फेलोशिप है, बहुत हम लोगों ने शुरू किया है, हमारी वेबसाइट पे है। एक पूर्वांचल इंक्यूबेशन काउंसिल, एक हमारा एक जो इंक्यूबेटर है, बिजनेस इंक्यूबेटर एस्टेब्लिश हुआ है। हमने अभी 15 इंक्यूबेटिंग कैसे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाए आइडेंटिफाई किया है। उसमें 2 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को भी लिया गया है। कैसे उसमें आज के दिन में एंटरप्रेन्योरशिप हर बच्चे के जहन में होना चाहिए। हर बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली, उसको नौकरी कैसे दिया जाए। और ये 15 आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, पूर्वांचल इंक्यूबेशन काउंसिल को देखिए, आप उसके भागीदार बन सकते हैं। और इसके ये जिससे कल हम आपको इंक्यूबेट करके एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में डाला जा सके। जीरो वेस्ट कैंपस का हमारा एक सिस्टम है, बहुत अच्छा। एक कैसे जीरो वेस्ट को मैनेज किया जाए कैंपस में, एक ये मॉडल है, इसको भी देखने की जरूरत है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, यही तरीके हैं, कोई नया तरीका नहीं है, कोई ऐसा कोई विशेष तरीका नहीं है कि आप कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो एनवायरनमेंट को कैसे बढ़ा सकते। बच्चा आता है तो उसको लगना चाहिए आया है, उसको कुछ देखने के लिए मिलना चाहिए, और वैसी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज महाविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि जब भी मैं दूसरी बार आया हूँ, और देखने से, ऑब्जर्व करने से, एक जो विद्यालय में, आइडियल विद्यालय में चीज़ें होनी चाहिए, जैसे डिसिप्लिन और एक सेंस ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट, और इतना ज़्यादा मैं उससे प्रभावित होता हूँ कि कल को, और जैसे आज ये बात चल रही है कैसे आपको ऑटोनॉमस कॉलेज बनाया है, तो ये एक आइडियल कॉलेज है जिसको हम उस पे ऑटोनॉमस पैरामीटर पे